ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो 1356 से आगे की कहानी। तो चलिए देर न करते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सीसीटीवी सिक्योरिटी को तोड़ना जितना आसान है, डिपार्टमेंट की मैनुअल सिक्योरिटी को तोड़ना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। और डिजिटल लॉकर को तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। यह काम सिर्फ अंदर का ही कोई आदमी कर सकता है, जिसे चोरी करने के लिए बाहर से न आना पड़े। इसका मतलब कोई हमारे बीच में से ही है, लेकिन कौन हो सकता है और वह कौन ऐसा क्यों करेगा? तभी अचानक से भूमिका को याद आता है कि उस पर अटैक करने के एक दिन के बाद ही न्यू आईटी ज्वाइन करने वाला था। क्या वह आईटी आ चुका है? अभी भूमिका के दिमाग में यह सब बात चल ही रहा था कि इतने में पुष्पराज त्रिपाठी आगे कहते हैं, मैडम जी, दरअसल बात ऐसी है कि वह कोई मामूली लिक्विड नहीं है। जैसा कि आप पेट्रोलियम के बारे में जानती ही हैं कि उसे रिफाइंड करके अलग अलग चीजें बनाई जाती है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मोमी तेल, परफ्यूम, तारकोल और भी बहुत कुछ चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन यह ऐसा लिक्विड है जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स को अलग अलग क्वांटिटी में मिलाकर अलग अलग तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्य तौर पर उसका प्रयोग घर में केरोसिन या मशीनरी में ऑयलिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह पेट्रोल डीजल की तरह किसी भी इंजन में भी काम आ सकता है। भूमिका कहती है, त्रिपाठी जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह इन सब चीजों की कालाबाजारी करते हैं? डॉक्टर पुष्पराज त्रिपाठी कहते हैं, नहीं मैडम, यह सब सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है। हाँ, हो सकता है कि वह लोग यह सब काम भी करते हों, लेकिन इसके और भी इस्तेमाल सुनेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। भूमिका त्रिपाठी के आगे बोलने का इंतजार करती है। त्रिपाठी कहते हैं, मैडम, कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जिन्हें इनमें मिलाने के से स्ट्रॉन्ग एसिड तैयार होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि वह इंसान की हड्डियों तक को सिर्फ 1 मिनट में पाउडर की तरह गला सकता है, और उसके बाद उस पाउडर से यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि यह कभी हड्डी रहा होगा। यह सुनकर भूमिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भूमिका कहती है, आपके कहने का मतलब है कि इस तरह के किसी भी खतरनाक केमिकल को खरीद कर या तो इंपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में अलग अलग तरह के रिस्क है, इसलिए वह इस ब्लैक लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से केमिकल कंपाउंड की मदद से इसकी फॉर्म को चेंज करके इस्तेमाल करते हैं। त्रिपाठी एक फाइल भूमिका के हाथ में देते हुए भूमिका की बात का जवाब देते हैं, मैडम, मुझे भी यही लगता है। वैसे इस लिक्विड पर मेरी सारी रिसर्च इस फाइल के अंदर है। इन थोड़े से दिनों में मैं जितना पता लगा सका वह सब इस फाइल में मौजूद है। लेकिन मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिर एक पल रुक कर वह आगे कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर पाया हूँ वह समय और मेरे ज्ञान की सीमा पर आधारित है, इसलिए यह भी हो सकता है कि इसके और भी कई इस्तेमाल किए जाते हों जो हमारी सोच से भी परे हों। ऐसा कहने के बाद त्रिपाठी जी खामोश हो जाते हैं। तभी भूमिका कहती है, वेल डन डॉक्टर पुष्पराज त्रिपाठी, मैं जानती हूँ कि आप अपने काम में जीनियस है। मुझे नहीं लगता कि आपकी निगाहों से कुछ बचा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी कुछ और भी बाकी है तो वह भी हम पता लगा ही लेंगे। त्रिपाठी कहते हैं, ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाते हैं। फिर से भूमिका की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, एक और बात मैडम। भूमिका ध्यान से सुनने लगती है। त्रिपाठी आगे कहते हैं, हो सके तो अभी इस बात को राज ही रखने की कोशिश कीजिएगा। डिपार्टमेंट के अंदर या बाहर इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि सैंपल चोरी होने के बाद भी मेरे पास सुरक्षित था। अगर उन्हें यह पता चला कि हम उनका इतना बड़ा राज जान चुके हैं तो डिपार्टमेंट के कई लोग और उनके परिवारों की जान खतरे में आ सकती है। इतनी बड़ी खोज को अंजाम देने वाले यह कोई मामूली लोग नहीं हो सकते। ऊपर से हम उनके बारे में अभी कुछ जानते भी नहीं हैं। यह कहकर त्रिपाठी वहां से चले जाते हैं। भूमिका त्रिपाठी का इशारा समझ जाती है। त्रिपाठी जी घुमा फिरा कर कहना चाहते थे कि इससे उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। त्रिपाठी जी सामान्य कद काठे के तकरीबन 45 वर्षीय व्यक्ति थे। उन्हें रसायन विज्ञान का महारथी कहा जा सकता था।
वह अपने समय के दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर होने के साथ साथ नामी गिरामी प्रोफेसर के चहेते भी थे। उनके सपोर्ट से उन्होंने अपनी रिसर्च विश्व की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को सबमिट की थी और कई जगह से उन्हें रिसर्च वर्क के लिए ऑफर भी आए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, भारत की जमीन पर बहुत से सितारों की चमक आसमान में पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिल जाना एक सामान्य बात है। त्रिपाठी जी पर वक्त ने ऐसा कहर ढाया कि पारिवारिक समस्याओं में उलझकर रह गए। जब कामयाबी दरवाजे पर थी तो दरवाजे से झांकते रह गए। दरवाजे पर पहुंचे तो मंजिलें दूर निकल चुकी थी। अंत में उन्होंने अपनी कामयाबी के दम पर स्पेशल फोर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया। इधर सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रीति ने बची हुई चारों औरतों के केबिन में स्क्रीन को सेट करवा दिया था। सभी केबिन में मौजूद औरतें अपने अपने केबिन में लगी हुई स्क्रीन पर उस लड़की को तड़पते और चीखते हुए देख पा रही थी। प्रीति का चेहरा आज तक दुश्मन के किसी भी आदमी ने नहीं देखा था। उसे अनिका ने सख्त निर्देश दिए थे, इसलिए वह हमेशा मास्क लगाकर ही जाती थी और आवाज बदलकर ही बात करती थी। आज भी प्रीति ने ऐसा ही किया था। प्रीति पहली औरत के केबिन में जाती है। वह अपनी कुर्सी से बंधी हुई थी। यह कुर्सी जमीन में फिक्स थी, जिसमें हाथ और पैर बांधने के लिए ऑटोमेटिक लॉक थे। जब प्रीति ने पूछा, बताओ इस लड़की को क्या हो रहा है, यह इस तरह दर्द में क्यों है, तो उसने हंसते हुए चेहरे से कहा, आज इसकी बारी है, कल मेरी भी होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रीति ने उनसे फिर पूछने की कोशिश की तो इस बार उसने कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं जान पाओगे। प्रीति यह बात अच्छी तरह जानती थी कि इन औरतों को फिजिकल टॉर्चर करने से इनसे कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए इस बार उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके सच उगलवाने की कोशिश की। प्रीति ने उससे कहा, देखो अभी इसकी उम्र ही क्या है, अगर तुम्हारी कोई छोटी बहन या बेटी होती तो उसी की तरह होती। उसने अभी इस तरह की दुनिया में अच्छा बुरा देखा ही क्या है। अगर तुम चाहो तो उसकी जान बच सकती है। यदि तुम मुझे बताओ कि उसे कैसे बचा सकते हैं तो हम उसे बचा लेंगे। लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, आज इसकी बारी है और कल मेरी भी होगी। हम सब सिर पर कफन बांधकर निकले हैं, हमें तो मरना ही है, तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। उसके बाद प्रीति ने दूसरी औरत से पूछताछ की, अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारे साथी सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सके तो उसके लिए तुम सभी का जिंदा रहना जरूरी है। बताओ इस लड़की के दर्द और तकलीफ की क्या वजह है, इसे कैसे बचाया जा सकता है। वह औरत अपनी आंखों में गुस्सा भरकर कहने लगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, उसे बचा नहीं पाओगी। अगर तुम उसके लिए कुछ करना ही चाहती हो तो उसकी मौत को आसान कर दो, उसे मार दो। यदि तुम्हारे अंदर सच में दया नाम की चीज है और तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो उसे इस तरह मत तड़पाओ, उसे मार दो, उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। प्रीति ने उस पर और अधिक जोर दबाव डालने की कोशिश की तो उसकी आंखों का गुस्सा पानी बनकर बरसने लगा था, लेकिन उससे भी कोई जवाब नहीं दिया था। इन दोनों औरतों से बात करने के बाद प्रीति को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उस लड़की की मौत उसके करीबी थी। इसके अलावा यह औरतें जानती थी कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है और इसकी वजह क्या है। जब प्रीति तीसरी औरत के केबिन में पहुंचती है तो वह प्रीति को देखती है कि वह औरत जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, मेरी बच्ची रिहाना, कोई बचाओ उसे। प्रीति को देखते ही उस पर वह चिल्लाने लगती है, क्यों तड़पा रही हो उसे, बंद करो इसे, इन आवाजों को बंद करो। वह औरत बोलते हुए जोर जोर से खुद को कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैरों में घाव हो गए थे और खून दिखाई देने लगा था। प्रीति ने कहा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। वह औरत रोकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बस इतना ही कि उसे मत तड़पाओ। प्रीति जवाब देती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो उसकी यह हालत हमारी वजह से नहीं है, इसका कारण तुम खुद हो, तुम उसकी जान ले रही हो। वह औरत बिलखने लगती है और फिर जोर जोर से कहती है, अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों की जान कौन लेता है। बेटी है वह मेरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लो, मैं कहती हूँ उसे बचा लो। प्रीति खामोश होकर उसे देखती रहती है। कुछ देर रोते रहने के बाद वह आगे कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, उसे मेरी जरूरत है। प्रीति उस औरत के कुछ देर तक गिड़गिड़ाने के बाद स्क्रीन की आवाज बंद कर देती है और कहती है, तुम उसके पास जाकर भी उसकी जान कैसे बचा लोगी। प्रीति की बात सुनकर वह खामोश होकर प्रीति की तरफ देखने लगती है
और फिर अपने बेबसी पर दोबारा रोने लगती है और कहती है, ठीक है तो तुम मुझे पहले मार दो, वैसे भी हमें मरना ही है, लेकिन कम से कम मुझे इस तरह रिहाना को तड़पते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा ना, तुम मुझे खत्म कर दो। प्रीति कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा बाद में पूरी करूंगी, पहले यह बताओ कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं। वह औरत चिल्लाते हुए कहती है, तुम उसे नहीं बचा सकती, उसे जो चाहिए वह तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम कुछ भी करके उसे नहीं बचा पाओगी। प्रीति उस औरत के नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं तुम भी जिंदा रहोगी, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकोगी और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपनी मदद करने के लिए हमारी मदद करनी होगी। प्रीति की यह सब बातें सुनने के बाद वह औरत कुछ पलों के लिए जैसे सुन पड़ जाती है, फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहती है, मैं कैसे मान लूं कि अगर मैं वह राज तुम्हें बता भी दूं तब भी तुम मुझे उसे बचा पाओगी। प्रीति जवाब देती है, इस तरह उसे मरते हुए देखते रहने से तो अच्छा है कि कम से कम हम उसे बचाने की कोशिश करें, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर प्रीति वहाँ से उठकर बाहर जाने का नाटक करती है। तभी वह औरत कहती है, रुको रुको मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। प्रीति पलटकर वापस उसके पास आ जाती है और एक गिलास में पानी लेकर अपने हाथ से उसे पिलाती है, फिर कहती है, बताओ मुझे क्या बताना चाहती हो। वह औरत कहती है, मेरा नाम आयशा है, वह मेरी बेटी रिहाना है। उसके बाद वह औरत सारी बात प्रीति को कह सुनाती है, फिर अंत में कहती है, वहाँ से एक बार बाहर निकलने के बाद उनकी मर्जी के खिलाफ कोई जिंदा नहीं बच सकता। प्रीति कहती है, सांसें बची हो तब तक मौत गले लगाकर भी नहीं मिलती, कातिलों की फिर औकात ही क्या है, तुम घबराओ मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर वहाँ से तेजी से बाहर निकल जाती है। उधर अनिका को अपनी रिसर्च लैब में 3 घंटे बीत चुके थे। वह अपनी बनाई हुई दवाई की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से अवलोकित कर चुकी थी। उसे कहीं भी ऐसा कोई भी चूक या वजह दिखाई नहीं दी जिसे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का कारण माना जा सके। उसे यह विश्वास हो गया था कि सनी पूरी तरह से खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी रिहाना के दर्द की वजह पता लगाना बहुत जरूरी था। उसने अब तक रिहाना के ब्लड सैंपल भी कई जगह एक्सपेरिमेंट में कर लिए थे ताकि दर्द की वजह का पता लगाया जा सके। एक को छोड़कर बाकी सभी रिजल्ट एकदम नॉर्मल थे। जिस तरह से अजीब कंपोनेंट उसे रिहाना के ब्लड सेल्स में मिले थे, आज से पहले उसने कभी भी ब्लड सेल में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह क्या है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसके फोन पर प्रीति का कॉल आता है और प्रीति कहती है, अनिका दीदी काम हो गया है, आप जल्दी आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्रीति के कॉल आने से अनिका को बड़ी ही तसल्ली महसूस होती है। वह जैसे ही फोन रखने लगती है उसे श्वेता का मैसेज दिखाई देता है। श्वेता का मैसेज पढ़ने के बाद वह मैसेज का रिप्लाई करती है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगी। इसके बाद वह प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड के में पहुंच जाती है। प्रीति कहती है, उन चारों औरतों में से एक इस लड़की की माँ है, इसी वजह से वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। इस लड़की का नाम रिहाना है और उस औरत का नाम आयशा सैफी है। आयशा का कहने के अनुसार यह किसी तरह के ड्रग का असर है जिसकी वजह से इसे बचाना नामुमकिन है। अनिका कहती है, मेरे साथ चलो। मैं आयशा के पास पहुंच जाती है। अनिका एक कुर्सी लेकर ठीक औरत के सामने बैठ जाती है। फिर आयशा सैफी से कहती है, अगर तुम कुछ जरूरी सवालों के जवाब दे पाओगी तो हमारे लिए रिहाना का इलाज करना आसान हो जाएगा। वह औरत कहती है, मुझे जो कुछ भी पता है वह सब कुछ मैं बता चुकी हूँ और मुझे जो कुछ पता होगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। यदि आप किसी भी तरह मेरी बेटी के दर्द को दूर कर सकती हैं तो खुदा के वास्ते कर दीजिए। अनिका कहती है, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। ऐसा कहकर प्रीति को इशारा करती है। प्रीति एक बार फिर से उसे पानी दे देती है। अनिका कहती है, मुझे यह बताओ कि रिहाना को इस ड्रग को कब दिया गया था और यह ड्रग किस तरह काम करता है। आयशा सैफी जवाब देती है, रिहाना को लगभग 15 दिन पहले इसका इंजेक्शन दिया गया था, बाकी हम सभी को 10 दिन पहले दिया गया था। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक बार इस इंजेक्शन को लगाने के बाद अगले 25 से 30 दिन के अंदर दोबारा इंजेक्शन लगाना होता है, नहीं तो जान जा सकती है।
अनिका पूछती है, और यह इंजेक्शन तुम्हें क्यों दिया गया था? मेरा मतलब है कि यह किस तरह काम करता है? आयशा सैफी जवाब देती है, इसकी वजह से हमारी शारीरिक ताकत बढ़ जाती है। एक पल की खामोशी के बाद वह औरत आगे कहती है, इस मिशन के लिए रिहाना को चुना नहीं गया था, वह जिद करके हमारे साथ आई हुई थी। उसे किसी और मिशन पर जाने के लिए चुना गया था, इसलिए उसे हमसे भी 5 दिन पहले यह इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश उस मिशन को रद्द कर दिया गया था, इसीलिए उसे हमारे साथ इस मिशन पर आने का मौका मिल गया। अनिका पूछती है, कौन सा मिशन था वह? आयशा सैफी जवाब देती है, हमें पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अनिका कहती है, क्या तुम कुछ और बता सकती हो इस इंजेक्शन के बारे में? मतलब इसे कैसे बनाया जाता है, या फिर इसे कहां से लाया जाता है, या फिर कुछ और जो तुम्हें इसके बारे में पता हो? आयशा सैफी रोने लगती है और कहती है, मुझे कुछ भी पता होता तो मैं जरूर बता देती, पर हम छोटे छोटे सैनिक हैं, इन बड़ी चीजों की जानकारी हमें नहीं होती। अनिका अपना हाथ अपने एक सिर पर रख लेती है और खड़ी होकर वहां से 2-3 कदम दूर चली जाती है। तभी अचानक से आयशा सैफी कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ एक चीज है, हमारे साथ इस मिशन पर हमारी टीम की चीफ भी थी, उसे इसके बारे में कुछ न कुछ और जानकारी भी होगी, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन उदासी के साथ कहती है, वह आसानी से कुछ नहीं बताएगी। यह सुनते ही अनिका प्रीति की तरफ देखने लगती है। प्रीति अनिका का इशारा समझ जाती है और वह आयशा सैफी से कहती है, तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 5 ही लोग हमारे पास हैं और हमारी जानकारी के अनुसार तुम्हारी टीम के बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही आयशा सैफी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगता है और वह कहती है, कोई माँ नहीं चाहती कि उसके जीते जी उसकी औलाद को कोई तकलीफ हो सके। जिसकी जिंदगी बचाने के लिए आज मैं यहाँ तक पहुँच गई, वही मौत के मुंह में पड़ी हुई है। यह बोलते बोलते उसका गला रूठ जाता है और वह खुद को संभालते हुए आगे कहती है, मेरी एक मदद कीजिए, मेरे बेटे से पहले मुझे मार दीजिए, वैसे भी आने वाले 10 दिनों में मेरा मरना ही तय है। फिर अचानक से उसकी आवाज में गर्व सुनाई देने लगता है और वह कहती है, वैसे भी अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो आपकी मदद करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं बचेगी। तभी प्रीति के दिमाग में एक विचार आता है और वह आयशा सैफी से कहती है, तुम अपनी टीम लीडर को पहचानती हो ना? आयशा सैफी ने कहा, हाँ मैं उन्हें पहचानती हूँ। प्रीति तुरंत बिना कुछ कहे उस केबिन से बाहर चली जाती है और कुछ मिनट के बाद वापस लौट कर आती है। फिर आयशा सैफी को कुछ पिक्चर दिखाते हुए कहती है, इन्हें देखकर बताओ क्या इनमें से कोई है? उन पिक्चर्स को देखने के बाद आयशा सैफी कहती है, इनमें से कोई भी नहीं है। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगता है। तभी वह आगे कहती है, लेकिन यह जो पिक्चर तुमने अंत में दिखाई है उसका नाम अमीषा है। यह मेरी टीम लीडर की एकदम खास थी, हो सकता है कि इसे भी कुछ पता हो। यह सुनते ही प्रीति के चेहरे पे एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। वह चलकर अनिका के पास आ जाती है और खामोश निगाहों से देखने लगती है। प्रीति के अंदर चल रही लड़ाई को समझने में अनिका को जरा सा भी देर नहीं लगती है और फिर अपनी आंखों को दरवाजे की तरफ करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद अनिका और प्रीति वहां से बाहर चली जाती हैं। दरअसल प्रीति की आंखों में अनिका ने देख लिया था कि वह कह रही थी कि मैं इस औरत से कुछ भी नहीं उगलवा सकती। मैं अपने लेवल पर जितना भी फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर सकती थी वह कर चुकी हूँ। अनिका अपने चेहरे का मास्क नीचे करते हुए प्रीति से कहती है, बताओ वह औरत अमीषा कहाँ है? प्रीति अनिका को अपने साथ लेकर अमीषा के केबिन में के बाहर पहुंच जाती है। अनिका कहती है, तुम यहीं रुको। उसके बाद खुद अंदर चली जाती है। करीब 5 मिनट के बाद वह प्रीति को अंदर बुला लेती है और इशारा करती है। प्रीति अनिका के इशारे के अनुसार अमीषा से पूछना शुरू करती है, बताओ वह इंजेक्शन जो तुम लोगों को यहाँ आने से पहले दिया गया था उसके बारे में तुम क्या क्या जानती हो? आयशा की दी गई जानकारी के अलावा वह औरत बताती है, यह कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है, यह एक ऐसा ड्रग है जो हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा दुश्मन हमें हरा न सके। अगर कभी किसी तरह दुश्मन हम पर बढ़त हासिल करे और हम में से कोई दुश्मन के हाथ लग जाता है तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि हमें ट्रेस करने के लिए हमारी गर्दन पर एक छोटा सा कार्ड लगाया जाता है
और उसी में किसी तरह का कोई जहर या केमिकल होता है जिसका प्रयोग वह लोग हमसे हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी अपनी जगह से ही कर सकते हैं। यह सुनते ही अनिका और प्रीति तुरंत समझ जाते हैं कि वह औरतें चिप पर प्लांट किए गए वायरस के बारे में भी विस्तार से कुछ नहीं जानते हैं। इसके आगे अमीषा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, यदि किसी तरह से पकड़ा गया सिपाही उस जहर से भी जिंदा बच जाता है तो उसे अपनी मौत का केवल 20 दिन इंतजार करना होता है। यह इंजेक्शन उन्हें मौत की ओर ले जाता है और दुश्मन की कैद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। प्रीति पूछती है, इसे बनाया कैसे जाता है? अमीषा उत्तर देती है, इसे बनाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में केवल उन्हें बनाने वाली कुछ खास सिपाहियों को ही जानकारी है जिन्हें दवाइयों का विशेष ज्ञान है। मैं इसके बारे में मात्र इतना जानती हूँ, इसे बनाने के लिए किसी काले रंग की चीज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीति पूछती है, किस तरह की काले रंग की चीज? वह औरत जवाब देती है, जैसे पानी होता है वैसे काले रंग की पतली चीज। प्रीति पूछती है, क्या ताकत की जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना ही मौत का कारण बनता है? अमीषा हंसी के साथ जवाब देती है, अगर ताकत मिलती रहेगी तो मौत क्यों होगी? अगर हम जिंदा वापस लौट जाते तो हमें आगे भी जिंदा रहने के लिए हर महीने वह ड्रग मिलता, लेकिन अब हमारी मौत इसलिए होगी क्योंकि इस ड्रग के बिना हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। प्रीति आगे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वह औरत बोली, मैं इसके अलावा इस ड्रग के बारे में और कुछ नहीं जानती हूँ। इसके अलावा कुछ भी पूछोगी तो मैं जरूर जवाब दूंगी। उनके रहस्य पर मेरे जैसे लोगों को इतने भी मालूम नहीं होते हैं जितने मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अमीषा की बात सुनकर प्रीति अनिका की तरफ देखती है, लेकिन अनिका हाँ में अपनी आंखों से संकेत देती है और इसके बाद दोनों उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। अनिका प्रीति से कहती है, रिहाना को अपने सिर के अलावा पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। मैं उसके ब्लड का सैंपल देख चुकी हूँ। फिलहाल तुम रिहाना को एनेस्थीसिया दे दो। इसके अलावा किसी भी दूसरी चीज से उसके दर्द में आराम नहीं होगा। प्रीति अपनी रोनी से शक्ल बनाकर अनिका से कहती है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, उसे बचाने के लिए आपको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। अनिका प्रीति से कहती है, दुश्मनों पर दया दिलेरी हो सकती है पर दिल लगाना सिर्फ बेवकूफी हो सकती है। प्रीति इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि अनिका ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। इधर अनिका वापस अपनी रिसर्च लैब में चली जाती है और प्रीति भूमिका के पास पहुंच जाती है। इस वक्त भूमिका सोफे पर बैठी हुई थी। उसे अपना प्लास्टर वाला पैर सोफे के ऊपर सीधा रखा हुआ था, जबकि दूसरा पैर जमीन पर नीचे था। भूमिका अपने बालों की लटों में अपनी उंगली को उलझाकर अपने ही दिमाग के सवालों को सुलझाने में खोई हुई थी। जब प्रीति कमरे से अंदर पहुंचती है तो भूमिका की पीठ प्रीति की तरफ थी। प्रीति बिना कुछ बोले पीछे की ओर से सीधे जाकर भूमिका की गर्दन से चिपक जाती है। भूमिका के लिए प्रीति का स्पर्श पहचानना बड़ा ही आसान था। उसने प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे की तरफ किया। प्रीति का चेहरा देखकर भूमिका ने पूछा, इस खूबसूरत मुस्कुराते रहने वाले चेहरे पर रुआंसी दिखाने की क्या वजह है? फिर भूमिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, 1 मिनट, क्या तुम्हें ओंकार ने कुछ कहा? तुम मुझे बताओ, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। उसके लिए तो मैं एक ही पैर से काफी हूँ। प्रीति बिना कुछ बोले ना में गर्दन हिला देती है। फिर भूमिका कहती है, अगर तुम्हें उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? प्रीति की खामोशी देखकर भूमिका पास में रखे जग में से एक गिलास पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, अब कुछ बोलो भी। कुछ पल खामोश रहने के बाद प्रीति कहती है, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन भूमिका दीदी, दूसरों को देखो तब अपनी हकीकत तब पता चलती है। भूमिका कहती है, यही सच है। किसी महापुरुष ने कहा है, यदि आप खुश रहना चाहते हो तो अपने से निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे लोगों को देखना चाहिए, न कि अपने से उच्च स्तर के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि यह ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनकर दुख को जन्म देता है। फिर कुछ रोककर भूमिका प्रीति का मूड ठीक करने के लिए मजाक के अंदाज में आगे कहती है, अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम अचानक से दार्शनिक क्यों बन गई हो? प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूमिका अपने प्लास्टर वाले पैर की ओर इशारा करते हुए कहती है, इतने भारी पैर के साथ मैं उठकर तुम्हें गले भी नहीं लगा सकती।
तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। ऐसा कहकर उसे अपने पास खींचती है और हग कर लेती है। फिर उसे पास में रखे हुए दूसरे सोफे पर बैठने के लिए कहती है। यहाँ आओ प्रीति, मेरे पास। एक पल रुक कर आगे कहती है, बात करने से मन हल्का होता है। अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? एक पल खामोश रहने के बाद प्रीति बोलना शुरू करती है। आपको वह औरतें याद होंगी जिनका आपको इंटरोगेशन करना था? भूमिका कहती है, हाँ मुझे याद है। प्रीति नीचे मुंह करके कहना शुरू करती है, उनमें से सबसे कम उम्र वाली लड़की का नाम रिहाना है। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ मारपीट की थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ को लोहे के चिमटे से पीटा था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं है। जब वह अपनी माँ से पूछती थी कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा, तो उसकी माँ उसे जवाब देती थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस तुम्हें अपने अब्बू से दूर रहना है। फिर प्रीति भूमिका की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगा कि शायद घरेलू हिंसा की वजह से उसकी माँ ने अपने बेटे के साथ वह घर छोड़ दिया होगा, लेकिन जब मैंने उसकी माँ आयशा सैफी से पूछताछ की तब उन्होंने मुझे बताया रिहाना के पिता की समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। आयशा की 2 बेटियां थी, एक रिहाना और दूसरी बेटी रिहाना से भी 4 साल छोटी थी। उसकी छोटी बेटी अपनी माँ के मुकाबले पिता की ज्यादा नजदीक थी। आयशा और उसकी बड़ी बेटी रिहाना साथ में एक ही कमरे में सोया करती थी, जबकि उसकी छोटी बेटी कभी उसके साथ तो कभी अपने पिता के साथ सोया करती थी। उसका पति अपनी छोटी बेटी से कहा करता था कि अगर वह म्यूजिक, डांस और एक्टिंग सीखेगी तो वह अपनी जान पहचान से उसे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा देंगे। और वह मासूम बच्ची अपने पिता की बात मानकर हर वह काम करती थी जिसे वह एक्टिंग का नाम देता था। आयशा ने यह भी बताया कि उसकी तबीयत खराब रहने की वजह से वह लगभग हमेशा ही दवाइयाँ खाया करती थी। उसका पति हर शाम अपने हाथों से उसे दवाइयाँ खिलाया करता था। उसके पति का स्वभाव आयशा के प्रति सौहार्दपूर्ण था। वह हमेशा आयशा से कहा करता था कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए अपनी दवाइयाँ लेना कभी मत भूला करो। आयशा ने आगे बताया कि एक रात जब दवाइयाँ खत्म हो गई थी तब उसने यह सोचकर कि उसका पति रात को ही परेशान न हो, उसने अपने पति से झूठ कह दिया था कि वह अपनी दवाइयाँ खा चुकी है। दवाइयाँ के असर की वजह से आयशा की नींद रात में कभी नहीं टूटा करती थी, क्योंकि उन दवाइयों में नींद की गोलियां भी शामिल थी। इसकी जानकारी आयशा को नहीं थी, लेकिन उसी रात जब आधी रात के वक्त आयशा की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसके पास नहीं थी। तभी कुछ आहट सुनकर वह अपने पति के कमरे की तरफ चली गई। उसने हल्के खुले हुए दरवाजे के दरार से अंदर की ओर झांक कर देखा तो उसके पति और बेटी के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। जैसे ही उसकी नजरें बिस्तर की तरफ गई तो उसने अपनी आंखों से वह देखा जो कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ होते हुए नहीं देख सकती थी। उसके पति ने उसकी 11 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यह सब देखकर उसका दिल बैठ गया। आयशा कहती है उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस चली गई। फिर अगली सुबह जब उसने अपनी बेटी को बहला फुसलाकर सारी बातें पूछने की कोशिश की तब उसकी बेटी ने उसे बताया, पापा हर रोज मुझे फिल्मों में काम करने के लिए एक्टिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। वह मुझे सिखाते हैं कि कैसे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश करते हैं ताकि मुझे जल्दी से किसी नाटक या फिल्म में काम मिल जाए। उसके बाद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी, पूरी दुनिया मुझे जानने लगेगी, सभी ऐशो आराम मेरे पैरों के नीचे होंगे। मैं आपको भी हमेशा अपने साथ रखूंगी, हमें कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। यह सब सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। खुद को संभालते हुए जब आयशा ने अपनी बेटी से पूछा कि यह सब कब से चल रहा है तो उसने बताया कि पिछले 3 सालों से यह सब चल रहा है। ऐसा कहकर प्रीति की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। प्रीति कहती है भूमिका दीदी 8 साल की बच्ची का रेप उसके पिता ने खुद किया, 1 या 2 बार नहीं बल्कि हर रात 3 सालों तक। उस मासूम को यह पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, कितना दर्द झेला होगा उसने। इतना बोलने के बाद प्रीति का गला भर आता है और वह आगे कुछ नहीं बोल पाती है। यह सब सुनकर भूमिका का खून खौलने लगता है। प्रीति की हालत को देखकर वह प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है
और उसके बाद पूछती है अब वह बच्ची कहाँ है। प्रीति कुछ बोल नहीं पाती है। भूमिका फिर पूछती है बताओ ना प्रीति, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, अब वह बच्ची कहाँ है। अगर बड़े बेटे के साथ वह औरत वहाँ से भाग आई तो क्या छोटी बेटी अभी भी उस आदमी के पास है। प्रीति बिना कुछ बोले ना में अपनी गर्दन हिला देती है। भूमिका प्रीति के चेहरे की ओर देखने लगती है। प्रीति किसी की तरह से आगे बोलना शुरू करती है उस जल्लाद आदमी ने अपनी ही बच्ची को मार दिया था। यह सुनकर भूमिका के शरीर में तेज झटका महसूस होता है। प्रीति खुद को संभालकर आगे बताती है जब आयशा को अपने पति की सच्चाई का पता चला तो उसने अपने भाइयों को तुरंत घर आने के लिए कहा। इससे पहले कि आयशा अपने भाइयों को या किसी और से कुछ कह पाती, उसके पति ने आयशा के पैर पकड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर यह सब वह कुछ बाहर के लोगों को बता देगी तो भविष्य में उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब आयशा किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं हुई तब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, कम से कम एक दिन का वक्त लेकर इस बारे में सोच लो, उसके बाद तुम्हारे जी में जो भी आए वह करना। उस वक्त आयशा ने अपने पति को बिना किसी सजा के छोड़ दिया, लेकिन उसके अगले ही दिन जब वह सुबह उठी तो उसका पूरा परिवार वहां पहले से ही मौजूद था। उसके पति ने अपने किसी अयास दोस्त की मदद से आयशा को ही उसके भाई और समाज के सामने चरित्रहीन औरत साबित कर दिया था। जब वह अपने छोटे बेटे के कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके पति ने उसे मार दिया था और इसका भी इल्जाम आयशा के सर पर मर दिया था कि अपने यार के साथ अयासिया करने के लिए उसने अपनी छोटे बेटे का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आयशा अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक बार वह जेल चली गई तो उसका पति अपनी बड़ी बेटी के साथ भी वही करेगा जो छोटे बेटी के साथ किया था। इसलिए वह पुलिस के आने से पहले ही किसी भी तरह रिहाना को लेकर वहां से भाग निकली थी। प्रीति के चुप हो जाने के बाद कुछ देर तक कमरे में यूं ही सन्नाटा छाया रहा। फिर प्रीति भूमिका के सोफे के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और भूमिका का हाथ कसकर पकड़ते हुए अपनी लाल लाल आंखों से उसकी आंखों में देखकर कहती है भूमिका दीदी, रिहाना के बताए अनुसार जब मैंने उसकी माँ के हाथ पर देखा तो उसकी बाजू पर निशान थे। आपको पता है वह निशान गर्म चिमटे से जलाने के थे। फिर एक पल रुककर अपनी आंखों से आंसू बहते हुए आगे कहती है जब मैंने आयशा से पूछा तो उसने बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट नहीं करता था, लेकिन जिस दिन उसने अपनी छोटी बेटी को मारकर इसे उल्टा साबित किया उसी दिन उसने सबके सामने उसके साथ ऐसा जाहिलो जैसा बर्ताव किया और कोई भी आयशा की मदद करने के लिए आगे नहीं आया था। वहीं मल्होत्रा हाउस में लक्ष्य के चले जाने के बाद से ही श्वेता के मन में लगातार द्वंद्व चल रहा था। श्वेता ड्राइंग हॉल में सोफे पर बैठकर अपने ठीक सामने टेबल पर रखे हुए फ्लावर वेस को टकटकी लगाए देख रही थी। लक्ष्य के चले जाने के कई घंटे के बाद भी उसका ध्यान अभी तक लक्ष्य की कही हुई बातों में ही था। लक्ष्य के साथ बिताए गए कुछ मिनट लगातार श्वेता की आंखों के सामने ऐसे तैर रहे थे जैसे यह घटना अभी घट रही हो। लक्ष्य ने श्वेता से कहा, मैं आपके 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए आंखों से इशारा करती है। यह क्या बात करने वाला है? तभी अंजलि भी बदले में आंखों और चेहरे से एक्सप्रेशन देकर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम ही संभालो इसे। लक्ष्य की तेज आंखों ने माँ बेटी के इशारे देख लिए थे, इसलिए वह खुद ही आगे कहता है, आप दोनों परेशान मत होइए, मैं खुद ही बता देता हूँ कि यहाँ क्यों आया हुआ हूँ। लक्ष्य की बात सुनकर दोनों माँ बेटी सकपका जाती हैं, लेकिन लक्ष्य मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है। मैं श्वेता जी को व्यक्तिगत रूप से लंच के लिए इनवाइट करने आया हूँ ताकि वह मुझे और मेरे बारे में जान सके। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता सरप्राइज हो जाती है। लक्ष्य अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अंजलि मल्होत्रा की ओर देखते हुए कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो कल दोपहर होटल प्लाज्मा में मैं श्वेता जी का इंतजार करूंगा। फिर श्वेता की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे किसी भी अनजान के साथ खाने पर जाने के लिए कहा जाएगा तो मेरे मन में भी एक बार यह ख्याल जरूर आएगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। यदि सच कहूँ तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आज हमारी कम से कम इतनी जान पहचान हो जाए कि कल आपको आने में पहले ऐसा न लगे कि किसी अनजान से मिलने जाना चाहिए या नहीं।
उसके बाद खड़े होकर अंजलि से दोनों हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर श्वेता की ओर देखते हुए कहता है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस बिजनेस डील को इस रिलेशनशिप के साथ जोड़कर देखने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए आगे कहता है, वह प्रपोजल आपकी मेहनत की वजह से आपके पास है। आई होप कि आपको वह डील पसंद आई होगी। जिन प्रोडक्ट्स के लिए हम यह डील साइन करना चाहते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट की वजह से आने वाले समय में हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। यह डील किसी भी तरह से आप पर मानसिक दबाव बनाने के लिए नहीं है। आप चाहे तो इसे साइन कर सकती हैं और आपको यह डील अच्छी ना लगे तो मना भी कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह आप चाहे तो मेरा निमंत्रण स्वीकार कर सकती हैं और ना चाहे तो उससे इनकार भी कर सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा, उससे आप मुझे नहीं रोक सकती। सच यह है कि आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। आपकी मेहनत और लगन दोनों को ही मैं मुरीद हो गया हूँ, जिनकी बदौलत आप अपनी फार्मेसी को इतनी ऊंचाइयों पर ले आई हैं। मेरी खुशनसीबी यह है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए आपको चुना है। अगर आप मेरी जीवन साथी बनेंगी तो यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। लेकिन मेरे लिए गर्व की बात तब होगी जब आप भी मुझ में अपना परफेक्ट मैच देख सके, जो मैं आप में देख सकता हूँ। इतना कहकर लक्ष्य वहाँ से चला जाता है और श्वेता अपनी जगह पर बैठी ही रह जाती है। तभी अंजलि श्वेता के कंधे पर हाथ रखती है कि अंजलि को हाथ रखते ही श्वेता अपनी सोच से बाहर आ जाती है। अंजलि श्वेता से कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने कॉन्शियंस में नहीं हो। सिर्फ एक मुलाकात में ऐसी हालत है तो कहीं आगे हमें भी मत भूल जाना। श्वेता अंजलि की तरफ देखकर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, मम्मा आप भी ना अब शुरू मत हो जाइए। फिर अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए कहती है, मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है और ठीक भी नहीं है। पर वह क्या है? अंजलि गंभीर होते हुए कहती है, देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक लड़का फाइनल कर लो, लेकिन मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव या जल्दबाजी नहीं है। दुर्घटना से देर ही भला, तुम पर्याप्त समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जो भी करोगी ठीक ही करोगी। जब तुम्हारे मन में शंका है तो हो सकता है कि उससे मिलने के बाद समाधान भी हो जाए। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तब क्या पता कि दिखाई देने के साथ साथ समझ में भी आ जाए। श्वेता को अपनी माँ की बात एकदम उचित लगती है। श्वेता कहती है, अब ठीक कह रही है माँ। फिर मन ही मन सोचती है, जब तक अनिका दीदी से बात नहीं हो जाती तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगी, लेकिन लक्ष्य से मिलकर तो आ ही सकते हैं। इसी बहाने कुछ और जानकारी भी मिल जाएगी, और अगर यह भी नहीं हुआ तो आउटिंग की वजह से मूड तो फ्रेश हो ही जाएगा। यह सोचकर श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उधर मारवा कंपनी में रोहित मारवा बाहर जाने के लिए अपनी चेयर से खड़ा ही हुआ था कि इतने में चिराग मेहता अंदर आ जाता है और रोहित को खड़े होते हुए देखकर पूछता है, सर क्या आप जल्दी में हैं? रोहित कहता है, नहीं नहीं, कहो क्या काम है? चिराग कहता है, सर आपने उस दिन जो सामान कलेक्ट करने के लिए कहा था वह तभी हो गया था, अब मुझे उसका आगे क्या करना है? रोहित मारवा चिराग मेहता की तरफ देखकर कहता है, तुमने उसे अभी तक अपने पास ही रखा हुआ है? फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए आगे कहता है, चिराग वह अनिका के मतलब का सामान है, तुम्हारे या मेरे किस काम का? तुम उसे अभी अनिका के पास भिजवा दो। चिराग कहता है, जी सर, वह मैं खुद लेकर आऊंगा। रोहित जवाब देता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और ऐसा कहकर केबिन से बाहर निकल जाता है। उधर मारवा हाउस में अब तक शाम ढल चुकी थी। भूमिका प्रीति को अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह प्रीति से कहती है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी? फिर अपने चेहरे पर उदासी के एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, यहाँ कमरे में मुझे कंपनी देने के लिए अभी कोई नहीं है, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। प्रीति हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, भूमिका दीदी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी हमारे लिए खाना लगवाती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब भूमिका और प्रीति साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी भूमिका प्रीति से पूछती है, एक बात बताओ कि तुमने उन औरतों का मुंह कैसे खुलवाया? प्रीति जवाब देती है, रिहाना ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने सब कुछ खुद ही बता दिया।
लेकिन जब रिहाना की तबीयत अचानक से खराब हो गई तब जाकर पता चला कि उनमें से एक रिहाना की माँ है। फिर रिहाना की माँ से पता चला कि उन बाकी औरतों में से एक उनके लीडर की खास आदमी थी। उसका मुंह खुलवाना मेरे बस की बात नहीं थी। जब मैंने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए तब उसका मुंह खुद अनिका ने खुलवाया। यह सुनते ही भूमिका के दिमाग में अचानक से एक बात आती है और वह कुछ सोचकर प्रीति से कहती है, अच्छा। फिर 1 सेकंड का गैप लेकर आगे कहती है, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे पता भी नहीं है। फिर आगे कहती है, खैर छोड़ो, आगे बताओ और फिर क्या जानकारी हासिल हुई उस लीडर के खास साथी से। प्रीति शांत चेहरे से कहती है, यही कि उन्हें किसी ड्रग से इंजेक्ट किया गया है और उसकी पावर डोज नहीं मिलने पर इस सभी की जान जाने वाली है। भूमिका आगे पूछती है, और वह डोज हमें कहां से मिलेगी? प्रीति जवाब देती है, यह तो उसे भी नहीं मालूम है। फिर कुछ रुक कर आगे कहती है, हाँ, उसके हिसाब से वह ड्रग किसी ब्लैक लिक्विड से तैयार किया गया है। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, भूमिका दीदी, अब ब्लैक तो कुछ भी हो सकता है, अब न जाने कैसे उसकी जान बचेगी। फिर मुस्कुराकर भूमिका को छेड़ते हुए कहती है, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए आप अपनी इंटेरोगेशन कर लीजिए। भूमिका प्रीति के सिर पर टपली देते हुए कहती है, बहुत बोलती हो तुम, यह बताओ अनिका कहाँ है? प्रीति ने जवाब में ना में अपना एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम। भूमिका कहती है, रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वहाँ अनिका अपनी रिसर्च लैब से आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ टिकाकर अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके आंखें बंद करने की कुछ सोच रही होती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। अनिका अपना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से भूमिका की आवाज आती है, मुझे तुमसे जरूरी बात करना है अभी इसी वक्त। अनिका बिना कुछ कहे फोन रख देती है और सीधा भूमिका के पास पहुंच जाती है। इधर रोहित दूर से ही अनिका को भूमिका के रूम की तरफ जाते हुए देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि अनिका का लैब का काम खत्म हो चुका है। फिर वह यह जानना चाहता था कि कहीं कोई किसी तरह की इमरजेंसी तो नहीं है। जब अनिका भूमिका के पास पहुंचती है तो देखती है कि भूमिका अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने की दीवार पर लगे हुए वॉल बोर्ड पर वह डॉट से निशान लगा रही थी। प्रीति भूमिका के ठीक पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। अनिका भूमिका को ऐसा करते हुए देखकर कहती है, अब इस तीरों से यह सवाल खत्म नहीं होने वाले, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। भूमिका अपनी आंखों से गुस्सा लेकर अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, सबसे बड़ा सवाल तो तुम खुद हो। सबसे पहले यह बताओ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। अनिका मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखने लगती है। प्रीति झट से जवाब देती है, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। भूमिका नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुम बीच में मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रीति डरने का नाटक दिखाते हुए अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। फिर भूमिका वापस प्रीति की तरफ पलटकर कहती है, 1 मिनट रुको, अब खैर तो तुम्हारी वैसे भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हें हमेशा से पता था कि अनिका की याददाश्त वापस आ चुकी है। प्रीति अपने चेहरे पर छोटे बच्चों की तरह भाव लाते हुए कहती है, आपने मुझे कब बताया कि आपको नहीं पता कि अनिका दीदी की याददाश्त वापस आ चुकी है? भूमिका इस बार सच में गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ, मैं देख रही हूँ तुम दिन रोज बहुत तेज होती जा रही हो। भूमिका का गुस्सा देखकर अनिका भूमिका के पास आती है और उसके पास बैठकर उसके गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसके सिर को अपने सिर से लगाकर कहती है, आई एम सॉरी। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा आप गुस्सा छोड़ो, यह बताओ कि तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अनिका की बात सुनकर भूमिका का सारा गुस्सा छू हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर भूमिका कहती है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अनिका और प्रीति दोनों भूमिका की शर्त का इंतजार करने लगते हैं। भूमिका कुछ सोचने की कोशिश करती है कि वह उनसे अपनी कौन सी बात मनवाए, तभी उसकी नजर सामने वॉल बोर्ड पर पड़ती है। भूमिका झट से कहती है, तुमने जितना कहा था उतना ही कर दो, मेरे लिए काफी होगा। वह दोनों हैरानी से भूमिका को देखती है। भूमिका कहती है, अभी तुमने ही कहा था ना कि मेरे सवालों को हल करने में मेरी मदद कर सकती हो। तो देखो, इस वॉल बोर्ड पर जितने भी सवाल लिखे हैं उनमें से अगर किसी एक सवाल का भी सही जवाब
तुम दोनों मिलकर भी दे दोगे तो मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी। भूमिका ऐसा कहते ही प्रीति और अनिका दोनों वॉल बोर्ड की ओर देखने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है। भूमिका उन दोनों की इस हरकत पर समझ जाती है कि दोनों के दिमाग में कोई एक ही चीज चल रही है। भूमिका दोनों को झूठा एग्रेसिव लुक देती है। अनिका कहती है हमें वह सवाल मिल गया है। प्रीति बात को पूरा करते हुए कहती है जिसका हम बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। भूमिका कहती है ठीक है, तो जाकर उस सवाल को मिटा दो और मुझे उसका जवाब बताओ। अनिका बोर्ड की तरफ जाती है और प्रीति भूमिका के पास आ जाती है। अनिका जैसे ही उस सवाल को बोर्ड से मिटा देती है वैसे ही प्रीति भूमिका के हाथ को अपने एक हाथ में लेकर अपने दूसरे हाथ को दिखाते हुए कहती है देखो भूमिका दीदी, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही रिंग है। आपको पता है यह मुझे किसने दी थी? भूमिका कहती है तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमने दी थी। प्रीति कहती है नहीं, यह आपको मैंने नहीं दी थी, यह मुझे और आपको दोनों को ही कौटिल्य भैया ने दी है। यह रिंग उन्होंने आपको क्यों दी है यह तो आप जानती ही हैं। हाँ, मुझे इसलिए दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी छोटी बहन कभी भी खतरे में पड़ सकती है और उस खतरे से डील नहीं कर पाएगी। भूमिका कहती है इस रिंग का उस सवाल से क्या ताल्लुकात है? प्रीति मुस्कुराते हुए अपने हाथ की रिंग का लॉक ओपन करके डायमंड को ऊपर करती है और उसके नीचे की एंड्रॉइड रिंग को दिखाते हुए उसके सभी फीचर्स और स्पेशली ट्रेसिंग फीचर्स को दिखाती है। भूमिका गुस्सा दिखाते हुए कहती है अब उस कौटिल्य ने मेरी जासूसी भी शुरू कर दी है। प्रीति कहती है आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, यही सोचकर अभी तक आपको यह बात नहीं बताई गई थी। आपको उनके काम के पीछे जासूसी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके इमोशंस की गहराई दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने आप पर आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लिया था। भूमिका दीदी, वह आपको ढूंढने के लिए पहले आपके डिपार्टमेंट के पास गए थे। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तब उन्होंने इस रिंग की मदद ली। वह आपकी जासूसी कर रहे होते तो वह आपका पता लगाने के लिए इस तरह परेशान नहीं होते। आप नहीं जानती जब आप मिल नहीं रही थी तब उनकी क्या हालत थी। मैंने उनकी आवाज में आपको खोने का डर और दर्द दोनों अपने कानों से सुने हैं। तभी रूम के दरवाजे के पास से रोहित की आवाज सुनाई देती है। भूमिका इसे जासूसी नहीं परवाह कहते हैं। यहाँ सभी समझ चुके हैं, बस तुम्हारा ही समझना बाकी है। तभी अनिका कहती है इस बात को तुम अच्छी तरह जानती भी हो और समझती भी हो, बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। फिर भूमिका को समझाते हुए कहती है भूमिका, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो, इसी नाते से मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन हम सभी को यही लगता है कि हमारी भूमिका के लिए सबसे अच्छा लड़का वही है। तुम्हारी जिंदगी के इतने बड़े डिसीजन में मैं तुम्हें कन्विंस करना नहीं चाहती क्योंकि तुम खुद बहुत समझदार और काबिल हो। तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि कहीं तुम्हारा गुस्सा अब तुम्हारी ईगो तो नहीं बन गया है। इसी ईगो की वजह से जो पल तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हो सकते हैं वही बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं। फिर मुस्कुराकर भूमिका के चेहरे को हाथ लगाकर कहती है 7 सालों में शनि देव का भी प्रकोप चला जाता है, तुम्हारा गुस्सा कब शांत होगा देवी? फिर सभी की तरफ देखकर आगे कहती है वैसे भी मुझे एक ऐसी बात पता चली है कि जिस दिन तुम्हें वह राज पता चलेगा तुम जरूर उसे माफ करके अपना लोगी। भूमिका पूछती है कौन सा राज? अनिका कहती है कहा ना, सीक्रेट है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम उस सच तक पहुंच ही जाओगी। आखिर हमारी भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर है। आई एम श्योर यह सीक्रेट तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है और सरप्राइज के लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है। तभी रोहित अनिका को छेड़ते हुए धीमी आवाज में कहता है सिर्फ बड़ा सरप्राइज ही है ना, शॉकिंग सरप्राइज तो नहीं है ना? अनिका जवाब देती है अगर सरप्राइज में थोड़ा बहुत शौक ना हो तो फिर वह सरप्राइज कैसा? ऐसा कहकर वह रोहित की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। रोहित और अनिका की बातें प्रीति और भूमिका ने भी साफ साफ सुन ली थी। वह दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। प्रीति वहीं भूमिका के पास बैठ जाती है, रोहित भी सोफे पर बैठ जाता है और फिर अनिका रोहित के पास वाले सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर तक कमरे में एकदम सन्नाटा छाया रहता है।
सभी एक दूसरे के चेहरे देखकर अपने आसपास चल रही परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। अंत में भूमिका अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, प्रीति, वहाँ ड्रॉवर में एक फाइल रखी हुई है, जरा उसे निकाल कर लेकर आओ। प्रीति वह फाइल निकालकर भूमिका को दे देती है। भूमिका बिना एक शब्द कहे वह फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका उस फाइल को खोलती है और जल्दी जल्दी पेजों को पलटकर देखती है और फिर हैरान आंखों से भूमिका की ओर देखती है। रोहित इस वक्त अनिका और भूमिका दोनों को खामोश नजरों से देखता रहा। तभी अनिका वह फाइल रोहित की तरफ बढ़ा देती है। रोहित अभी उस फाइल को पढ़ ही रहा होता है कि इतने में अनिका भूमिका से कहती है, क्या तुम्हारे पास इस लिक्विड का सैंपल अभी मौजूद है? भूमिका जवाब देती है, मुझे लगता है कि इस लिक्विड का एक्स्ट्रा सैंपल हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा सैंपल होता तो डॉक्टर पुष्पराज त्रिपाठी जरूर इस पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते। ठीक इसी वक्त कौटिल्य कमरे के अंदर दाखिल होता है और भूमिका के बोले हुए अंतिम वाक्य को सुन लेता है। वह सभी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं बाद में आऊं? अनिका कौटिल्य को देखते हुए कहती है, आओ बैठो, एकदम सही वक्त पर आए हो। कुछ खास इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी जान लेना जरूरी है। कौटिल्य अनिका के पास रखे हुए दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित अब तक पूरी फाइल देख चुका था। वह फाइल बंद करके कौटिल्य की तरफ बढ़ा देता है। फिर रोहित अनिका और भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। वह दोनों झट से रोहित की ओर देखने लगती है। फिर दोनों एक साथ कहती है, मतलब? रोहित जवाब देता है, अभी थोड़ी देर के बाद खुद ही देख लेना। तभी प्रीति अनिका से पूछती है, अनिका दीदी, क्या आप उस लिक्विड से पावर डोज तैयार करना चाहती हो? अनिका कहती है, नहीं नहीं, पावर डोज इसका सॉल्यूशन नहीं है। इससे हमें खुद के लिए ही खतरा बढ़ाएंगे। हमें एंटीडोज तैयार करना होगा। हमें यह पता चल गया है कि इसे बनाया कैसे गया है, तब इसका एंटीडोज तैयार करना आसान हो जाएगा। इसके बाद अनिका एक छोटी सी स्लिप प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, फिलहाल तुम उसे यह दवाइयाँ ट्रिप के साथ और हर 2 घंटे के बाद उसके ब्लड का सैंपल कलेक्ट करो। जब तक एंटीडोज तैयार नहीं हो जाती तब तक उसे जिंदा रखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी चिराग मेहता रूम का दरवाजा खोलता है और नॉक करते हुए कहता है, क्या मैं आ सकता हूँ? रोहित कहता है, आओ चिराग मेहता, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। फिर चिराग मेहता को अनिका की तरफ हाथ करते हुए इशारा कहता है। चिराग मेहता अनिका को एक बॉक्स देता है। जब अनिका उसे खोलकर देखती है तो मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखते हुए कहती है, यह तुम्हारे पास कहां से आया? चिराग मेहता कहता है, सर, इसे भूमिका मैडम पर अटैक होने के अगले दिन ही कलेक्ट करवा लिया था। बस मैंने ही नहीं पूछा कि आगे इसका क्या करना है। अनिका मुस्कान के साथ पहले भूमिका की ओर देखती है और कहती है, मेरा आधा काम डॉक्टर त्रिपाठी की रिपोर्ट ने कर दिया है। और फिर रोहित की तरफ देखकर प्यार से कहती है, और बचा हुआ काम अब पूरा हो जाएगा। तभी रोहित अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। भूमिका को आराम की सख्त जरूरत होगी। तुरंत भूमिका कहती है, पहले बताकर तो जाओ इस बॉक्स में क्या है? अनिका कहती है, ब्लैक लिक्विड का सैंपल। तभी चिराग मेहता कहता है, सर, मैडम, मैं चलता हूँ। प्रीति भी चिराग के पीछे पीछे सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाने के लिए निकल जाती है। फिर कुछ सोचकर बाहर ही खड़ी रह जाती है। रोहित के साथ साथ कौटिल्य और अनिका भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रीति कौटिल्य के साथ साथ चलने लगती है और धीरे से कहती है, भैया, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। प्रीति की बात सुनकर कौटिल्य अनिका और रोहित मारवा से कुछ कदम पीछे चलने लगता है और इसी तरह चलते चलते प्रीति कौटिल्य से कहती है, थोड़ा ध्यान से, भूमिका दीदी को उस रिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अभी तो आप बच गए हैं, लेकिन न जाने वह कौन सा कहर ढाएगी। अगली बार उनसे मिलने पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा कहकर प्रीति तेज कदमों से आगे निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद रोहित कौटिल्य से कुछ कहने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो कौटिल्य उससे काफी दूर वापस जाते हुए दिखाई देता है। इससे पहले कि रोहित कौटिल्य को रोक पाता, अनिका उसे रोक लेती है और कहती है, रोहित, उसको जाने दो। रोहित अनिका से कहता है, यह कौटिल्य कहाँ जा रहा है? अनिका रोहित को छेड़ते हुए जवाब देती है,
अब रोहित मारवा जैसे भाई के रहते हुए उसकी बहन से बात करना तो दूर, उसे देखना भी एक मुश्किल काम है। इसलिए वह भूमिका के ही कमरे में अपना फोन छोड़ आया है। बस उसे ही लेने के बहाने भूमिका को 2 पल देखने के लिए गया होगा। ऐसा कहकर वह रोहित का हाथ पकड़कर आगे की ओर चलने लगती है। कौटिल्य मन ही मन सोच रहा था कि वह भूमिका के सवालों और गुस्से का सामना कैसे करेगा। जब कौटिल्य भूमिका के दरवाजे तक पहुंचता, तब दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही उसकी नजर भूमिका पर पड़ती है, वह देखता है कि भूमिका अपने हाथ की रिंग को बड़े ही प्यार से देख रही होती है। तभी भूमिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और भूमिका अपने हाथ को रिंग के साथ अपने सीने से लगा लेती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। तभी भूमिका की आंखों से आंसू छूट पड़ते हैं। जैसे ही भूमिका की आंख से आंसू लुढ़ के, वैसे ही कौटिल्य के पूरे शरीर में करंट सा झटका महसूस हुआ। कौटिल्य के मन में तेज इच्छा हुई कि वह भूमिका से कहे, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझसे कहो, पर मैं तुम्हारी आंख से बहता हुआ एक भी आंसू नहीं देख सकता। वह पूछना चाहता था, भूमिका तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब समझा जाए, लेकिन कौटिल्य को ऐसा करने से उसके अंदर से कुछ रोक लेता है। नहीं कौटिल्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इंतजार करना होगा। जब तक उसका सारा गुस्सा ठंडा न हो जाए, जब तक वह अपने अंतर द्वंद पर खुद से विजय हासिल न कर ले, तब तक तुम्हें उसकी राह देखनी ही होगी। भूमिका की ऐसी हालत देखकर कौटिल्य अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेता है और उल्टे पांव 2 कदम पीछे होकर कमरे के ठीक बाहर दीवार से टिक कर खड़ा हो जाता है। भूमिका की ऐसी हालत देखकर कौटिल्य की आंखों में से भी आंसू निकल पड़ते हैं। वह मन ही मन कहता है, क्यों भूमिका, तुम मेरे किए की सजा खुद को क्यों दे रही हो? आज मेरी भूमिका तकलीफ में है तो केवल मेरी वजह से है। फिर कुछ देर के बाद वह अपने आंसुओं को पोंछकर लंबी गहरी सांस लेता है और वापस दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाता है। दरवाजे पर आहट सुनकर भूमिका अपना चेहरा साफ कर लेती है और फिर दरवाजे की ओर देखती है। फिर अपने गले को साफ करते हुए कहती है, तुम फिर आ गए। कौटिल्य वहीं पड़े हुए अपने फोन की तरफ इशारा करता है। आई एम सॉरी, मेरा फोन यहीं छूट गया था। फिर कौटिल्य जैसे ही अंदर जाता है, भूमिका अपने हाथ की अंगूठी कौटिल्य को दिखाते हुए बड़े ही आराम से कहती है, इसकी क्या जरूरत थी? भूमिका का सवाल सुनकर कौटिल्य के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि वह कोई चोर है और उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह खुद पर काबू पाते हुए जवाब देता है, हम लोग एक टीम हैं और एक दूसरे की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या अपनी क्षमता के अनुसार हमें प्रोटेक्ट नहीं करती? भूमिका टकटकी लगाकर कौटिल्य की तरफ देखती रहती है। जब भूमिका कुछ नहीं बोलती, तब कौटिल्य आगे कहता है, अगर हम में से कोई भी गायब हो जाता है तो उसे ट्रेस करने के काम मेरे ही सिर आ पड़ेगा, और ट्रेस करने के लिए कोई साधन भी तो होना चाहिए। फिर एक क्षण रुककर आगे कहता है, हम सभी में से केवल तुम ही ऐसी हो जो बिना प्रोटेक्शन के निकलती हो, बस इसीलिए। भूमिका कहती है, जब हम सब एक टीम है तो फिर तुमने यह खुद क्यों नहीं दी? इसके लिए तुम्हें मीडिएटर की जरूरत क्यों पड़ी? कौटिल्य ने भूमिका के इस तरह के सवाल की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी। कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। फिर कुछ सोचकर वह जवाब देता है, आई एम सो सॉरी अगेन, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगा कि कहीं तुम इसे रखने से मना न कर दो, बस इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। भूमिका अच्छी तरह जानती थी कि कौटिल्य के मन पर यह डर एकदम सच ही था।